नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करना मेरी स्पेशलिटी है और इसीलिए इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मिलेंगे। आज का जो ये वीडियो है, ये इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि क्या यूट्रस रिमूवल सर्जरी या जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है, तो क्या ये सर्जरी के बाद आपका एंडोमेट्रियोसिस परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस डाउट को सॉल्व करने के लिए जो कि पेशेंट्स बहुत बार पूछते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा रोग है या बीमारी है जिसमें जो हर महीने पीरियड्स का ब्लड और टिश्यू यूट्रस के अंदर जमा होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो है, यही ब्लड और टिश्यू आपके इंटरनल बॉडी एरियाज में भी बनते हैं। तो इसका असर ऐसा होता है कि हर महीने जैसे आपके यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर से जो ये ब्लड की लेयर है, ये बाहर निकलती है पीरियड्स के दौरान, तो इन औरतों में जिनमें ये जो टिश्यू है या ये जो ब्लड बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, ये गलत तरीके से आपके शरीर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर भी एक पीरियड जैसी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये जो पीरियड की ब्लीडिंग या टिश्यू अंदर इकट्ठा होता है, ये फिर गांठें जैसी बना देता है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अब आपको समझना है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है, इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं या अलग अलग स्वरूप होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की क्रिया या ब्लड अंदर इकट्ठा होने की क्रिया जब आपकी यूट्रस पर आती है, यानी कि जब यूट्रस की दीवारों के अंदर सूजन आ जाती है, क्योंकि जो ये पीरियड्स वाला ब्लड और टिश्यू है, टिश्यू यानी कोशिकाएं, जब ये यूट्रस की दीवारों के अंदर इकट्ठी होने लगती हैं और यूट्रस में सूजन आ जाती है, तो इसको हम फिर दूसरा नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। इसी तरह से जब आपकी ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस की गांठ बनती है, तब हम इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। पर जब ये जो गांठें हैं जो कि ब्लड और आपकी एंडोमेट्रियल टिश्यू से बनती हैं, जब ये आपके भीतर जो अंदरूनी एरियाज़ हैं, जो पेल्विस के अंदर या निचले पेट के अंदर जो अंदरूनी एरियाज़ हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स यानी आपकी पाचन क्रिया की सिस्टम है, इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, आपकी यूरिन वाली जो सिस्टम है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, आपकी अंदर की नर्व्स या नसें, आपकी मांसपेशियाँ, मसल्स, लिगामेंट्स, इन एरियाज़ पर जब गांठें एंडोमेट्रियोसिस की बनती हैं, तब हम इसे डीप एंडोमेट्रियोसिस या डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जब यही दाग एंडोमेट्रियोसिस के आपके शरीर की अंदर की लाइनिंग में केवल ऊपरी सतह में होते हैं, तब हम इसे कहते हैं सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस। तो अब आपने देखा, जैसे कि आप अब समझ रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के अलग अलग स्वरूप होते हैं। किन्हीं किन्हीं महिलाओं में एक ही तरह से ये दिखता है, किन्हीं किन्हीं में सारे ही स्वरूप दिखाई देते हैं। अब जब भी हम कोई ट्रीटमेंट सर्जरी से करते हैं एंडोमेट्रियोसिस का, तो वो कितना हेल्प करेगा आपको पूरी तरह से रोग हटाने में, डिज़ीज़ हटाने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ीज़ कहाँ पर ज़्यादा है, कि केवल एक ही एरिया में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शायद खाली एडिनोमायोसिस हो सकता है, यूट्रस आपका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है डिज़ीज़ से, बाकी के एरियाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं किसी महिला के। किसी किसी को केवल ओवरी में सिस्ट हो सकती है, परंतु यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। और किसी किसी को सारे ही स्वरूप दिख सकते हैं, जिसमें यूट्रस में सूजन, एडिनोमायोसिस, ओवरी में सिस्ट, और लास्टली डीप एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें गांठें आपकी इंटेस्टाइन या यूरिन का रास्ता या नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट सब जगह हो सकती है। तो ट्रीटमेंट जो होता है वो जहाँ जहाँ पर रोग है, अनलेस एंड अनटिल उस
को पूर्ण रूप से काट के हटाया नहीं गया, एक्साइज इसे कहा जाता है सर्जिकल भाषा में, तो जब तक एक्सिशन सर्जरी हर उस एरिया की नहीं करी गई जहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस है, तब तक आराम लेडी को नहीं आता। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स की यूट्रस रिमूवल सर्जरी कर देते हैं, पर पेशेंट का दर्द और उसके दूसरे सिम्टम्स सब सेम टू सेम रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यूट्रस रिमूव करके आपने जो उसकी एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम थी, जहाँ पर यूट्रस को सूजन है, तो वो तो आपने हटा दी। हो सकता है उसके पीरियड का पेन जो कि इस एडिनोमायोसिस की वजह से था, या हैवी ब्लीडिंग, वो सब तो ख़त्म हो जाएगी। पर अगर उसके दूसरे विभाग इस एंडोमेट्रियोसिस की गांठ से जकड़े हुए हैं या अफेक्टेड हैं, तो इन एरियाज़ के सिम्टम्स नहीं जाते। मान लीजिए इंटेस्टाइन एंडोमेट्रियोसिस के प्रभाव में है, मान लीजिए इंटेस्टाइन में, बाउल में एंडोमेट्रियोसिस की नोड्यूल है, गांठ है, तो इस लेडी को जो मोशन करने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे उसका पेल्विक पेन है, इसमें कोई भी आराम नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम ओवरीज भी हटा दें किसी लेडी की सर्जरी के माध्यम से, यानी कि आप कह लीजिए यूट्रस प्लस ओवरी आपने हटा दी, फिर आप ये पूछेंगे कि डॉक्टर अब तो मैंने जो भी पीरियड बनाने वाली सिस्टम थी अंदर की वो हटवा दी, अब मुझे क्यों पेन है? तो उसका रीज़न ये है कि यदि ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के टाइम पर या सर्जरी के पहले आपके दूसरे ऑर्गन्स पर आ गया था, यानी कि आपको डीप एंडोमेट्रियोसिस हो गया था, तो ये जो विभाग हैं ये तो ऑलरेडी दबे हुए हैं उस डिज़ीज़ से अफेक्टेड है। जब तक इनको डॉक्टर आपके क्लियर नहीं करेंगे तो इन एरियाज़ के लक्षण आपको एक तो आराम नहीं पड़ेगी। अब इसीलिए कई बारी पूरा यूट्रस प्लस ओवरी भी हटा दी जाती है, फिर भी लेडीज़ को पेल्विस यानी निचला पेट, वहाँ पर दर्द कंटिन्यू रहता है। कईयों को अपने इंटेस्टाइन रिलेटेड सिम्टम्स, यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन, ये सारे सिम्टम्स बरकरार रहते हैं। और फिर ये दोबारा या तेबारा कहीं सर्जरी करवा कर आते हैं। जब तहकीकात करी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं, तब पता चलता है कि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, इनकी गांठें अभी भी मौजूद हैं और इनको इसकी वजह से सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। कभी कभी सर्जरी डिफ़िकल्ट होती है, और अगर आप किसी स्किल्ड डॉक्टर, स्किल्ड से मतलब है जिन डॉक्टर्स को ये सर्जरी करने का तजुर्बा उतना नहीं है, जिनको इसकी जो एक स्पेशल तरीके से इसकी रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच होती है, यानी कि गहराई से सारी गांठ हटाने वाली जो अप्रोच होती है, वो जिनको नहीं आती, तो क्या होता है कि सर्जरी अधूरी हो जाती है। पहली सर्जरी पूरी तरह से डिज़ीज़ अगर अंदर नहीं क्लियर होगी ना, तो सिम्टम्स में आराम नहीं पड़ता है। तो आज का जो मैसेज है ये यही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रॉब्लम है ये कहाँ कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, इसके क्या क्या आपके केस में इसके क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, स्वरूप है, इसको आपका जो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट डॉक्टर या सर्जन है वो आइडेंटिफाई करे और फिर हर एरिया को प्रॉपरली एड्रेस यानी कि हैंडल करें, तभी एंडोमेट्रियोसिस में पूरा आराम पड़ता है। तो आज का वीडियो बस यही बताने के लिए था। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए नमस्कार।